अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? आप सभी जानते हैं दुआ ज़ारा केस के हवाले से न्यू अपडेट शेयर करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दुआ ज़ारा आखिर दारुल अमान ही क्यों पहुंची और उसका अपने शौहर के साथ इस तरह से झगड़ा अचानक से। ये क्या प्लान है? क्या ये नेटवर्क, ये जो गैंग है, कोई नई स्कीम बना रहा है, कोई नया प्लान क्रिएट कर रहा है? क्या कर रहा है, मुकम्मल आगाही देंगे, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखिएगा। हम सब बहुत खुश हैं, दुआ ज़ारा दारुल अमान में चली गई, दुआ ज़ारा का ज़हीर के साथ झगड़ा हो गया, खुलकर सामने आ गया ये, लेकिन इसके बरअक्स चाल कुछ और चली गई। वो चाल क्या थी, आज के इस वीडियो में बेनकाब करेंगे। रात अचानक से 2 दिन पहले 3 दिन पहले तो ये लोग बहुत खुश थे, गायब हो गए, जीने मरने की कस्में खाई गई, लेकिन अचानक से एक दरख्वास्त दायर की जाती है और एक प्लान जिसे कहेंगे वो बनाया गया कि कैसे दुआ ज़ाहरा को कराची जाने से रोका जाए, उसके वालिदैन के पास जाने से रोका जाए। जैसा कि जिब्रान नासिर ने कहा था कि दुआ ज़ाहरा यहाँ पर आएगी तो उसके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। ये खबर सुनते ही उन्होंने प्लान अलग से बना लिया। उन्होंने कहा कि कराची में तो इनकी रसाई मुमकिन ही नहीं होगी, कैसे ये वहाँ तक पहुँच पाएंगे, कैसे सहूलतकार इन्हें सहूलतें देंगे। सो इन्होंने एक प्लान रचा। वो प्लान ये था कि दुआ ज़ाहरा को दारुल अमान में छोड़ने की बात की। दारुल अमान जो लाहौर में ही है, वो दारुल अमान जहाँ पर इनकी रसाई भी है। एक सुबह जो है दुआ उठती है, दुआ ज़ाहरा कैसे घर से निकली ये कोई नहीं पूछ रहा। दुआ ज़ाहरा उठती है, दरख्वास्त दायर करती है। उस दरख्वास्त में ये लिखा जाता है कि मेरा मुबैना जो शौहर है उसके साथ मेरी नाचाकी हो गई है, मेरी किस बात पे बहस हो गई है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए, और मैंने एक रात किसी दोस्त के घर, किसी रिश्तेदार के घर गुजारी है। अब मेरी इल्तिजा है कि मुझे दारुल अमान में भेजा जाए सख्त किस्म की सिक्योरिटी के साथ। ये तमाम चीज़ें समझ आ गई। उसका ये भी साथ में कहना था कि वालिदैन से भी उसे ख़तरा है जान का, सो वो कराची भी नहीं जाना चाहती। अब आप सोचें, उस दरख्वास्त में जो है, आपको यहाँ बताते चले, उस दरख्वास्त में जो है दुआ ज़ारा का जिक्र है, यानी दुआ ज़ारा खुद से दरख्वास्त लिख रही है। ऐसे कैसे मुमकिन है? एक पढ़ा लिखा इंसान भी खुद से अदालती काम नहीं कर पाता जब तक उसे एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। पढ़ा लिखा इंसान भी वो इस तरह से स्टाम्प या वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाता। जिस तरह से जो अल्फाज जहाँ कैसे कैसे यूज़ करने होते, ये सिर्फ वकील ही जानता है, या जिसका अदालतों से वास्ता रहता है ये वही जानता है। सो इससे ये वाज़ेह तो हुआ कि दुआ ज़ाहरा के साथ कोई और भी था जो ये दरख्वास्त लिख रहा था, लेकिन उस दरख्वास्त में उसका ना तो नाम था और ना ही उसकी रहाइश का पता चला। दुआ ज़ाहरा के वालिदैन तो काफ़ी परेशान हैं कि उनके साथ खेल क्या खेला जा रहा है। कभी कुछ, कभी कोई कहानी तो कभी कोई कहानी सुनाई जाती है। उन वालिदैन का क्या कसूर है जो वालिदैन इतनी देर से अपनी बेटी को पाने के लिए तगोदो कर रही हैं? उनके साथ गेम हो रही है, और ऐसी गेम जिसका सबको इल्म है, लेकिन फिर भी हर कोई चुप है, खामोश है, आंखें बंद कर रखी हैं। ख़वातीन व हज़रात, दारुल अमान में दुआ ज़ारा को भेज दिया जाता है। दरख्वास्त पर कभी अदालत ने ये नहीं पूछा वो किस रिश्तेदार के घर रही रात, क्योंकि कराची में दुआ ज़ारा का तो कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है, तो फिर वो कौन से रिश्तेदार के यहाँ रही, और उस घर से ज़हीर यानी गैंग के घर से कैसे निकली? वो तो लाहौर में पहली बार आई है, ना तो उसका कोई रिश्तेदार है यहाँ का, ना ही उसे सड़कों का इल्म है, तो वो कब, कैसे, किस तरह से पहुँची, अदालत में कैसे गई, ये तमाम चीज़ें कोई नहीं पूछ रहा। इसके मतलब है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है और कोई बहुत बड़ा हाथ है। ज़हीर और शब्बीर ये तमाम लोग खुद ये तमाम चीज़ें करवा रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपको इन तमाम चीज़ों की आगाही तो हुई होगी, और ये बात मैं जो कह रही हूँ ये मैंने पहले भी कही, और जिब्रान नासिर साहब ने इसको भी कंफर्म किया। जिब्रान नासिर का जब ट्वीट आया तो उससे ये वाज़ेह हो गया कि इनका दुआ ज़ारा को दारुल अमान में, लाहौर दारुल अमान में भेजना एक प्लान है, एक चाल है, और वो चाल बेनकाब हो गई। ना तो किसी ज़हीर के साथ झगड़ा हुआ है और ना ही कोई और प्लान, बल्कि प्लान तो ये है कि दुआ ज़ाहरा अपने वालिदैन के पास ही ना जाए और ना ही कराची।
ख़वातीनो हज़रात, जिब्रान नासिर ने क्या कहा, जिब्रान नासिर का क्या मौक़िफ़ था। उन्होंने अब रिसेंटली जो आज समाअत हुई थी उसमें बहुत कड़क अल्फाज इस्तेमाल किए अदालत के हवाले से और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके हवाले से, और बहुत सी चीज़ें और भी सामने रखी जो अभी तक किसी को इल्म नहीं है। चले आए सुनते हैं जिब्रान नासिर की ज़ुबानी वो क्या कह रहे हैं 2011 केस के हवाले से। आज की समाअत में क्या कार्रवाई हुई, क्या दलाइल दिए गए, क्या होने जा रहा है। के तहत बच्ची को भेजा गया है। उस ऑर्डर में जज साहब ने ओरिजिनली हर जगह लगाया कि बच्ची शौहर के खौफ से और शौहर से बच के दारुल जाना चाहती है। उसको फिर काट के पेन से अमेंड करा के पेरेंट करवाया है। चलें हम मान लेते हैं कि जी वो पेरेंट ही था, शौहर गलत लिखा। तो अगर वालिदैन के हवाले से दरख्वास्त में जब बच्ची ने खदशात ज़ाहिर किए आपने ऑर्डर में लिखे, तो जो खावंद के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए और अपडेट्स दिए वो ऑर्डर में क्यों नहीं लिखे? ये कौन सा ऑर्डर है जो आपने ऑर्डर पे बनवाया है? मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि या तो फिर एप्लीकेशन पूरी रिप्रोड्यूस की जाएगा, जज साहब ये काम कर रहे हैं, ये सवालिया निशान होगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है। दूसरी बात इसमें ये है, आपको एक ख़बर आई उड़ती उड़ती, हमारे पास कोई नोटिस तो नहीं आया कि मुल्तान बेंच से 22 जुलाई तक के लिए जो एक राहदारी बेल हासिल की गई है। अच्छा, कानून 3 चीज़ों पे वाज़े है। एक तो ये कि जब आप बेल अप्लाई करते हैं आप पे फ़र्ज़ है कि आप उस अदालत को बताएं कि आपने यहाँ से पहले भी कोई बेल अप्लाई की है। दूसरा ये कि अगर आपकी कोई बेल डिनाई करता है या डिसमिस करता है या आप कोई विड्रॉ करते हैं तो दूसरी बेल भी आप उसी अदालत में फ़ाइल करते हैं ताकि वो जज सुने। तीसरी बात ये है कि आपको जो प्रोटेक्टिव बेल दी जाती है, जो कि वो एक्सेप्शनल रिलीफ होता है, आपको असल में बेल नहीं दी जा रही, आपको एक राहदारी के लिए कुछ वक्त के लिए आज़ाद किया जा रहा है, तो उसमें बताना पड़ता है कि आपने आज से पहले कितनी बेलें लगाई हैं। इन तीनों सवालों के जवाब झूठ में दिए गए उस बेल में जो मुल्तान से हासिल की। आप लोगों तक ऑर्डर पहुंचा है, हमने अदालत से उसका मेमो हासिल किया। हकीकत ये है कि 7 जुलाई को लाहौर में बेल अप्लाई हुई, 7 दिन का वक्त दिया गया। वो 7 दिन का वक्त चूँकि क्रिमिनल माइंड है उसने मचल के भी जमा नहीं कराए और वो बेल अवेल नहीं की। उसके बाद 14 को जब वो बेल एक्सपायर होती है तो 15 को वो भावलपुर बेंच पेश होता है और भावलपुर बेंच में कोर्ट डिस्क्लोज़ करता है कि जी मैंने लाहौर बेल अप्लाई की थी, मुझे 7 दिन मिले थे मगर मैं किसी वजूहात की वजह से नहीं जा सका कराची। तो भावलपुर बेंच इससे इम्प्रेस नहीं होती और कहती है मजाक नहीं लगा हुआ कि आप जब आएंगे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लेके जाएंगे। तो चूँकि वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे, इन्होंने विड्रॉ कर लिया आफ्टर आर्ग्यूइंग एट सम लेंथ। उसने फाइनलिटी अचीव कर ली थी। इनको दोबारा कोई बेल अगर लगानी थी तो भावलपुर लगाते, मगर इनको ये बात समझ में आ गई कि अगर हम अब लाहौर हाई कोर्ट की किसी भी बेंच को ये बताएंगे कि हम एक बेल अवेल कर चुके हैं और तब भी कराची नहीं गए तो मुश्किल होगी। तो जब ये मुल्तान गए हैं, इन्होंने ना लाहौर की बेल का बताया ना भावलपुर की बेल का बताया, बल्कि ऊपर से आगे बढ़ के ये झूठ बोला कि मेरे वकील साहब जो आज आपके सामने यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ये सर्टिफिकेट तैयार किया अपने नाम से मुल्तान बेंच में कि पहली बेल है, ये फ्रॉड ऑफ द जो कोर्ट है उसमें एडवोकेट साहब असिस्ट कर रहे हैं, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चूँकि मेरे वकील साहब भावलपुर में बहुत मशहूर हैं तो पुलिस को खदशा है कि मैं भावलपुर में ही होऊंगा, तो मैं भावलपुर गया ही नहीं और मैंने भावलपुर बेल फाइल ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं मुल्तान आया हूँ। ना सिर्फ आपने छुपाया बल्कि आपने झूठ भी बोला। ये तमाम चीज़ें हम लाहौर हाई कोर्ट के सामने लेके आएंगे। वो बेल रिकॉल करे ना करे वो उनकी मर्ज़ी, बट कम से कम अदालतों से फ्रॉड किया जाए तो एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हमें तमाम चीज़ें रखनी चाहिए सामने। अब दिन और रात की तरह और हर हफ्ते की तरह एक नया नैरेटिव बच्ची के मुंह से बुलवाया जा रहा है। यकीनी तौर पे ये आपको ही पता है, अगर बच्ची 18 साल की होती तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी कि जी खुद गई, टैक्सी में बैठी, किसी को मिली।